हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, चैप्टर नंबर 19 हमने शुरू कर लिया था, जिसका नाम है उद्योग। और बच्चों, इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं भारत के विभिन्न उद्योगों के बारे में। तो बच्चों, पिछले वीडियोज़ में हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने लोहा इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग के बारे में पढ़ लिया है। और बच्चों, साथ ही सूती वस्त्र उद्योग के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे चीनी उद्योग के बारे में विस्तार से। ठीक है बच्चों, और आने वाले वीडियोस में हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में। तो बच्चों, शुरू करेंगे भाग 6, जिसका नाम है चीनी उद्योग। बच्चों, आप जानते हैं कि भारत में चीनी बनाने का कार्य किससे होता है? गन्ने से होता है। और गन्ना हमें कहाँ से मिलता है? गन्ना हमें प्राथमिक उत्पाद के रूप में कृषि क्षेत्र से मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये एक ऐसा उद्योग है जो किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है। उसी प्रकार बच्चों, सूती वस्त्र उद्योग भी किस पर आधारित था? जी हाँ बच्चों, वो भी कृषि पर ही आधारित था। बच्चों, गन्ने की जो फसल होती है, यदि उसे 24 घंटे के अंदर पिरोया नहीं जाता है तो उसमें रस की मात्रा कम हो जाती है। इसीलिए गन्ने के जो खेत होते हैं, उन्हीं के स्थानों पर चीनी उद्योग की स्थापना की जाती है। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं इसके परिचय के साथ में कि किस प्रकार से भारत में इस उद्योग की स्थापना हुई। ठीक है बच्चों, शुरू करेंगे। भारत में चीनी शक्कर का उत्पादन गन्ने से किया जाता है। जी हाँ बच्चों, इसे हम चीनी भी बोलते हैं और शक्कर भी बोलते हैं। और किससे इसका उत्पादन होता है? गन्ने से होता है। चीनी उद्योग कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र के बाद में द्वितीय स्थान पर आता है। ठीक है बच्चों, तो कृषि आधारित दो उद्योगों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। एक तो सूती वस्त्र उद्योग और दूसरा चीनी उद्योग। तो नंबर 1 है कॉटन इंडस्ट्री और उसके बाद में आती है शुगर इंडस्ट्री। भारत में चीनी यानी कि शक्कर उद्योग का विकास 3000 ईसा पूर्व से किस रूप में हुआ बच्चों? कुटीर उद्योग के रूप में किया जाता रहा है। ठीक है बच्चों, तो बहुत प्राचीन समय में भी भारत में गन्ने से चीनी बनाने का कार्य होता था, लेकिन स्तर कौन सा था? कुटीर उद्योग के रूप में इसका कार्य किया जाता था। चाहे हम वैदिक साहित्य की बात करें या चाणक्य के अर्थशास्त्र की या फिर मेगास्थनीज की इंडिका की। जी हाँ बच्चों, ये आपको इतिहास की बातें लग रही है, लेकिन ये सब बच्चों जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट है। वैदिक साहित्य हो चाहे वो चाणक्य का अर्थशास्त्र हो, हमने जीके में कहीं ना कहीं सुना होगा। ठीक है बच्चों, तो वैदिक साहित्य में और चाणक्य द्वारा जो लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसी प्रकार बच्चों मेगास्थनीज ने भी इंडिका लिखी थी। उसमें क्या बताया कि भारत के लोगों द्वारा गन्ने से गुड़ और खांड सारी बनाने की कला का विस्तृत वर्णन किया गया है। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लेंगे आप। किंतु बड़े उद्योगों के रूप में इसका विकास कब हुआ? 20वीं सदी के प्रारंभ में हुआ। ठीक है बच्चों, इसके पूर्व 1841 और 42 एवं 1899 में भी प्रयास किए गए, जो असफल रहे। ठीक है बच्चों, सभी उद्योगों में ऐसा होता है कि जो पहले के प्रयास होते हैं वो असफल रहते हैं, लेकिन बच्चों हमें याद रखना चाहिए कि असफलता के बाद ही हमें सफलता मिलती है। तो बच्चों, कुछ ऐसा ही हुआ चीनी उद्योगों में भी, है ना बच्चों। यहाँ पर स्टार्टिंग में ये फेल हो गए, लेकिन आने वाले समय में ये सफल हो गए। तो बच्चों लिखते हैं 1903 में अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है बच्चों, इसे हम अंग्रेजों कर लेंगे। 1903 में अंग्रेजों के द्वारा बिहार के मढ़ौर में, जो कि सारण जिले में है, प्रथम सफल चीनी मिल की स्थापना की गई। ठीक है बच्चों, तो प्रथम सफल चीनी मिल की स्थापना कहाँ हुई? राज्य बिहार, जिला सारण और क्षेत्र कौन सा बच्चों? मढ़ौर में। तो बच्चों, अति लघुत्रात्मक प्रश्नों में इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। इसके पश्चात बच्चों बिहार से सटे उत्तर प्रदेश में भी कई चीनी मिलों की स्थापना की गई। ठीक है बच्चों, तो यूपी और बिहार दो ऐसे स्टेट हैं जहां पर चीनी मिलों की संख्या अच्छी है। बच्चों, यदि हम बात करें कि वर्ष 1932 अर्थात आज़ादी से पहले की बात हो रही है, और चीनी मिलों की संख्या कितनी है? 35 है। बच्चों, 1951 यानी कि मात्र 4 वर्ष ही हुए हैं हमें आज़ादी प्राप्त किए हुए, लेकिन कितनी संख्या बढ़ गई है? 103 की संख्या बढ़ गई है, और कितने हो गए हैं? 138 हो गए। और बच्चों, यदि 2014 के आंकड़ों की बात करें तो भारत में 701 चीनी मिलें हैं। ठीक है बच्चों, और बच्चों 701 चीनी मिलों का यदि हम डिवाइडेशन करें कि कौन सी निजी क्षेत्र में है और कौन सी सार्वजनिक और कौन सी सहकारी क्षेत्र में है, तो इस प्रकार से है। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर 31 अगस्त 2014 तक कितनी चीनी मिलें हैं? 701 है।
और इन 701 में से निजी क्षेत्र में है 334 मिलें, सार्वजनिक क्षेत्र में है 43 और सहकारी क्षेत्र में है 324। तो बच्चों आप भी इस प्रकार से अपनी टेबल बना लें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे चीनी उद्योग का स्थानीयकरण के बारे में। कौन कौन से राज्य हैं जो चीनी उद्योग में प्रथम स्थान रखते हैं। ठीक है बच्चों, यदि हम बात करें महाराष्ट्र की और उत्तर प्रदेश की, तो दोनों ही राज्यों में प्रतिस्पर्धा होती रहती है कि कौन सा राज्य किस वर्ष नंबर 1 आता है। ठीक है बच्चों, तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों ही तुलनात्मक रूप से चीनी उद्योग के अंतर्गत अग्रणी रहते हैं। और बच्चों इसकी एक विशेषता है कि ये कहाँ लगाया जाता है बच्चों, जहाँ पर गन्ने के क्षेत्र होते हैं, यानी कि गन्ने की जहाँ पर कृषि की जाती है वहीं पर इस उद्योग को लगाया जाता है। नहीं तो क्या होगा, इसका जो बच्चों रस होता है वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगता है, उसकी गुणवत्ता पर भी असर आता है। तो बच्चों ये मजबूरी है गन्ने चीनी उद्योग की कि उसे कहाँ लगाया जाना चाहिए, गन्ने के क्षेत्रों के निकट ही इसे लगाया जाना चाहिए। तो बच्चों लिख लेंगे हम इसके बारे में। चीनी उद्योग कैसा है बच्चों, वजन रास उद्योग है। ठीक है बच्चों, ऐसे उद्योग जो कि कच्चे माल की प्राप्ति के स्थान पर ही लगाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वजन रास उद्योग। 100 किलोग्राम गन्ने से 9 से 12 किलोग्राम चीनी की प्राप्ति होती है। बच्चों अब आप सोच सकते हैं कि 100 किलोग्राम गन्ने को हम यदि मार्केट एरिया में लेकर आएँ और फिर चीनी बनाएं तो बच्चों कितना नुकसान होगा। हमें 100 किलोग्राम गन्ने की परिवहन लागत को देना पड़ेगा, जबकि हमें शुद्ध पदार्थ कितना मिलेगा, 9 से 12 किलोग्राम चीनी ही प्राप्त होगी। तो बच्चों ये अच्छी बात है ना कि इसे कहाँ स्थापित कर लिया जाए, इसे गन्ने के जो खेत होते हैं उनके निकट ही स्थापित कर लिया जाए। तो बच्चों इसमें हमारी जो परिवहन लागत है वो कम लगेगी। ठीक है बच्चों, चीनी की उत्पादन लागत में 60% व्यय किस पर होता है बच्चों, गन्ने पर होता है। यदि बच्चों हम चीनी की तुलना करें, चीनी की तुलना में गन्ने का परिवहन कठिन भी है। आप सोच सकते हैं कि गन्ने का परिवहन करना कितना कठिन है, जबकि 100 किलोग्राम गन्ने से हमें कितनी चीनी मिल रही है, केवल 9 से 12 किलोग्राम चीनी ही मिलेगी। तो बच्चों ज़्यादा अच्छा है कि चीनी का परिवहन कर लिया जाए। गन्ने की कटाई के 24 घंटे के अंदर ही पिराई हो जानी चाहिए। तो बच्चों ये भी एक बहुत बड़ी मजबूरी है कि गन्ने के क्षेत्रों के निकट ही चीनी की जो इंडस्ट्री होती है उसे लगाई जाए, नहीं तो बच्चों उसमें जो रस की मात्रा है वो कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे हम, पिराई में देरी होने पर सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। जी हाँ बच्चों, गन्ने के अंदर क्या होता है, सुक्रोज होता है और उसी की वजह से गन्ने में मिठास आती है। अतः चीनी मिलों की स्थापना गन्ने के उत्पादन क्षेत्र में ही लगाने की मजबूरी है। ठीक है बच्चों, इसे लगाने कर देंगे हम। ठीक है, तो अतः चीनी मिलों की स्थापना गन्ने के उत्पादन क्षेत्र में ही लगाने की मजबूरी होती है। तो बच्चों आपको समझ में आया कि ये वजन ह्रास उद्योग है, इसीलिए इसे कच्चे माल के क्षेत्रों के निकट लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि चीनी उद्योग का जो वितरण है वो कौन कौन से राज्यों में है। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जो हमेशा अग्रणी रहते हैं। तो बच्चों एक एक करके हम इनका अध्ययन करेंगे। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और पश्चिम बंगाल। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे किसका, उत्तर प्रदेश का। बच्चों आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में जो चीनी उद्योग है विकसित अवस्था में है। और बच्चों यदि हम बात करें गाजियाबाद से लेकर सहारनपुर तक, तो प्रत्येक स्टेशन पर आपको क्या मिलेगी, चीनी उद्योग की एक फैक्ट्री मिल जाएगी। तो बच्चों लिखेंगे हम इसके बारे में। सबसे पहले आप इस प्रकार से टेबल बनाएं और नंबर 1 लिख के उत्तर प्रदेश लिखेंगे। बच्चों हालांकि उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो इस समय कौन सा है, द्वितीय है। यहाँ देश का सर्वाधिक गन्ना क्षेत्र है और मिलों की संख्या व उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। तो बच्चों नंबर 1 कौन है, नंबर 1 है महाराष्ट्र राज्य। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र में प्रथम स्थान हेतु प्रतिस्पर्धा लगी रहती है। ठीक है बच्चों, तो इनमें कंपटीशन होता रहता है कि कौन नंबर 1 आने वाला है। उत्तर प्रदेश में बच्चों गंगा यमुना दोआब तथा तराई का क्षेत्र महत्वपूर्ण है। बच्चों महत्वपूर्ण गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। सहारनपुर से लेकर गाजियाबाद तक हर रेलवे स्टेशन के पास में एक चीनी मिल स्थापित की गई है। ठीक है बच्चों, तो हम समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितना शुगर इंडस्ट्री मौजूद है। आगे बढ़ते बच्चों और देखेंगे दूसरा महत्वपूर्ण राज्य जिसका नाम है महाराष्ट्र। और बच्चों इस समय महाराष्ट्र नंबर 1 पर है चीनी उत्पादन के क्षेत्र में। तो लिखेंगे बच्चों हम, वर्ष 2015-16 में देश में चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है।
ठीक है बच्चों, तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वर्ष यानी हम कौन से वर्ष की बात कर रहे हैं बच्चों, जिस वर्ष का हमने आंकड़ा लिया है 2015-16 का, इस वर्ष 105.1 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था, जो देश के कुल चीनी उत्पादन का लगभग कितना है बच्चों, 41.87%, यानी करीब करीब 42% चीनी कहाँ उत्पादित की जा रही है, अकेले महाराष्ट्र राज्य में उत्पादित की जा रही है। राज्य का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है बच्चों, अहमदनगर है। एक बार मैप पे हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये देखिए बच्चों, ये रहा अहमदनगर, आप अपने मानचित्र में भी इसे नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और अब हम लिखेंगे किसके बारे में, विभिन्न राज्यों के बारे में जहाँ पर चीनी मिलों की स्थापना की गई है। तो बच्चों सबसे पहले नाम आता है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में पूर्वी तथा पश्चिमी गोदावरी जिले, विशाखापट्टनम और निजामाबाद में चीनी उद्योग की स्थापना की गई है। उसी प्रकार बच्चों कर्नाटक में बेलगाम और रायचूर, और बिहार में चंपारण, सहारन, दरभंगा और पटना। और बच्चों याद है ना आपको कि सबसे पहले चीनी उद्योग की शुरुआत भी कहाँ हुई थी, बिहार में हुई थी। ठीक है बच्चों, तमिलनाडु में कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली और रामनाथपुरम प्रमुख क्षेत्र हैं। और बच्चों यहाँ की विशेषता क्या है कि यहाँ पर गन्ने में समुद्री हवाओं के कारण मिठास अधिक होती है। ठीक है बच्चों, तो तमिलनाडु वह क्षेत्र है जहाँ पर हमेशा आर्द्र हवाएं रहती है, जिसकी वजह से गन्ने में मिठास बनी रहेगी। ठीक है बच्चों, तो शुष्क हवाओं के अंतर्गत क्या होगा, शुष्क हवाओं में गन्ने में मिठास की मात्रा कम हो जाएगी, जबकि आर्द्र हवाओं के कारण इनमें मिठास की मात्रा बनी रहती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक बात और नोटिस करने वाली है, और वो ये कि जो गन्ने के जो क्षेत्र हैं वो धीरे धीरे करके उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत में शिफ्ट होते जा रहे हैं। जी हाँ बच्चों, परंपरागत रूप से तो ये उत्तर भारत की कृषि है, लेकिन आधुनिक समय में हम वर्तमान समय की जो परिस्थितियां हैं उसमें ये समझ सकते हैं कि धीरे धीरे ये दक्षिण भारत में शिफ्ट हो रहा है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि पहले उत्तर प्रदेश नंबर 1 था और अब महाराष्ट्र नंबर 1 है। उसी प्रकार बच्चों तमिलनाडु तक ये आ चुका है, ये कर्नाटक में भी है और ये आंध्र प्रदेश में भी है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में 2 प्रमुख केंद्र हैं, एक तो है केशोराय पाटन जो कि बूंदी में है, और दूसरा है श्री गंगानगर। ठीक है बच्चों, तो आप भी इस प्रकार से अपनी टेबल बनाएं और उसे लिखें। आगे बढ़े बच्चों, और अब हम देखेंगे चीनी उद्योग की उन्नति के सुझाव। जी हाँ बच्चों, चीनी उद्योग में भी बहुत सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं से निपटने के लिए हमें क्या ढूंढने चाहिए, समाधान ढूंढने चाहिए। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहला इसमें उचित निरीक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। जी हाँ बच्चों, सरकार के द्वारा इस प्रकार से इंस्पेक्शन किया जाए कि जो गन्ने के क्षेत्र के मालिक हैं, यानी कि जो गन्ने के किसान हैं, उनको भी उचित दाम मिले और उन्हें भी नुकसान ना हो। तो बच्चों ऐसे इंस्पेक्टर्स नियुक्त किए जाने चाहिए जिससे कि किसी का भी नुकसान ना हो। दूसरा बच्चों, पुरानी के स्थान पर नई मशीनों की व्यवस्था हो। जी हाँ बच्चों, किसानों को इस प्रकार की मशीनें उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, चाहे उन्हें ऋण देकर, चाहे किसी भी स्कीम के अंतर्गत। जो पुरानी मशीनें हैं उनकी उत्पादन क्षमता कम होती है, तो उन्हें नई मशीनें प्रोवाइड करवानी चाहिए। ठीक है बच्चों, तीसरा है मील गन्ना उत्पादक क्षेत्र में ही स्थापित हो, ऐसा अनिवार्य किया जाए। जी हाँ बच्चों, मैंने आपको बताया था कि गन्ने की पिराई यदि 24 घंटे के अंदर नहीं होती है तो उसके रस में फर्क पड़ जाता है। जी हाँ बच्चों, उसमें जो रस की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, उसका जो गुण है वो कम हो जाएगा। इसीलिए ये अनिवार्य किया जाना चाहिए कि जो शुगर इंडस्ट्री है वो कहाँ स्थापित की जाए, जहाँ पर गन्ना उत्पादक क्षेत्र हो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गन्ने की फसल पर अनुसंधान कार्य पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। जी हाँ बच्चों, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो कार्य है वो भी इस पर किया जाना चाहिए। नई नई तकनीक के माध्यम से गन्ने की कृषि की जानी चाहिए ताकि गन्ने की में रस की मात्रा को बढ़ाया जा सके। और बच्चों साल दर साल जो गन्ने की फसल खराब हो जाती है उससे भी इसका बचाव किया जाए। अगला है बच्चों, गन्ने की मात्रा के साथ ही गुण को भी देखकर कीमत में समावेश किया जाए। जी हाँ बच्चों, जब इसकी खरीदारी की जाती है, कौन करता है बच्चों, गन्ने का उत्पादन तो किसान करता है, लेकिन गन्ने की मील के जो मालिक होते हैं वो क्या कार्य करते हैं, वो एक साथ सभी प्रकार का गन्ना खरीद लेते हैं। गन्ने की क्वालिटी अच्छी हो तब भी वही दाम देते हैं और गन्ने की गुणवत्ता खराब हो तब भी वही दाम मिलता है। तो बच्चों ये भी एक सुझाव है कि यदि क्वालिटी अच्छी होती है गन्ने की तो
उसका उचित मूल्य उन्हें प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली समस्या के बारे में। श्रमिकों की रोजगार की व्यवस्था की जाए ताकि वे वर्ष भर कार्यशील रहे। जी हाँ बच्चों, जो शुगर इंडस्ट्री है उसमें कार्य करने वाले जो मजदूर होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, उन्हें मौसमी रोजगार मिलता है, यानी साल के कुछ महीने वो बिजी होते हैं और साल के कुछ महीने वो फ्री हो जाते हैं। तो बच्चों श्रमिकों के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वो साल भर कैसे रहें, बिजी रहें और उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले। अगला है बच्चों, गौण उपजों का भी पूर्ण उपभोग किया जाए। जी हाँ बच्चों, गन्ने से जब चीनी बना ली जाती है, जो उत्पाद के रूप में जो खली होती है उसका भी यूज़ किया जाना चाहिए। और बच्चों कर व्यवस्था में सुधार किया जाए। जी हाँ बच्चों, टैक्सेस जो होते हैं वो शुगर इंडस्ट्रीज़ के जो मालिक होते हैं, यानी चीनी उद्योग के जो मालिक होते हैं उनके ऊपर बहुत भारी होते हैं और इसका सीधा असर किसानों पर भी पड़ता है। तो बच्चों इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि भार किसी पर भी ना पड़े। अगला बच्चों, गन्ने का भुगतान किसान को बेचान करते समय ही कर दिया जाए। जी हाँ बच्चों, जो चीनी उद्योग के मालिक होते हैं क्या करते हैं, गन्ना खरीद लेते हैं लेकिन उन्हें उनका मूल्य बाद में देने का वादा करते हैं। तो बच्चों ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि जब गन्ने का बेचान किया जाए तभी उन्हें उसकी रकम प्राप्त हो जाए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने ये 9 समस्याएं और उनके 9 समाधान भी देख लिए हैं। बच्चों परीक्षा की दृष्टि से ये समस्या और समाधान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इनको अच्छे से समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और अपनी नोटबुक में भी नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, शुगर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, यानी कि चीनी उद्योग, और इस प्रकार से हमने एक और उद्योग के बारे में पढ़ लिया है। बच्चों आगे आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग उद्योग के बारे में। तो बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ई कक्षा के साथ। थैंक यू।